हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके समास के टॉपिक को करने वाले हैं। ये हिंदी विषय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। इसके अंदर हम जानेंगे समास की परिभाषा, समास विग्रह किस प्रकार से करते हैं, कर्मधारय, द्विगु तथा बहुव्रीहि समास के बीच में क्या डिफरेंस रहता है उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे। साथ ही साथ हम समास तथा संधि में क्या अंतर है उसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा शब्द तथा पद के बीच में क्या अंतर रहता है उसको भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि समास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। तो देखिए समास क्या होता है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ जो लिया जाता है वो होता है आपका संक्षिप्तीकरण करना, यानी कि किसी भी वाक्य को अपने क्या कर देना, छोटा करना है, संक्षिप्त बना देना है। यानी कि दो या दो से अधिक जो भी शब्द होंगे उनको हमने क्या करना है, उनको मिलाकर हमें एक शब्द में बनाना है। उसी को हम क्या बोलेंगे, संक्षिप्तीकरण कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एज अ समास है। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद चीजें आती हैं कि समास विग्रह जो समासिक शब्द जो रहते हैं अलग अलग करके उनके संबंधों को समझने की प्रक्रिया भी होती है। कौन कौन से, एक आपका विग्रह करके, जब हम बोलते हैं ना कि राजपुत्र तो राजा का पुत्र, तो उसे हमें समझने में सहायता करते हैं समासों को, तो समास विग्रह भी कहा जाता है, समास विग्रह भी होता है। अब देखिए दूसरे शब्दों में अगर नॉर्मली हम जिसका इस तरीके से बोलें कि जब भी दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बने हुए एक नवीन इसका अर्थ देते हैं, शब्द का अर्थ देंगे, उसे हम क्या कहेंगे, समास कहते हैं। यानी कि जब दो शब्द बनेंगे और एक नया शब्द बन जाए उसे हम क्या कहते हैं, आपका समास कहते हैं। आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हुई हो कि समास क्या कहते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समास क्या होते हैं। समास का जो शाब्दिक रहता है वो संक्षिप्तीकरण करना होता है, यानी कि शब्दों को छोटा करना है। अब शब्दों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, उनका विग्रह करके भी देखते हैं, तो उसे हम समास विग्रह कहेंगे। या कोई जब भी शब्द आपस में जोड़े जाते हैं तो वो कोई नया तीसरा अर्थ दे लेते हैं, उन्हें हम भी क्या कहेंगे, समास ही कहेंगे। तो ये नॉर्मली इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका कि समासिक पद क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए समासिक पद क्या होते हैं। तो जो भी समाज के नियमों से निर्मित, यानी कि जो समाज के नियम जो रहते हैं कि किस प्रकार से हमें इनका निर्माण करना है, वही हमारे पास समासिक शब्द कहलाए जाते हैं। तो कई बार डेफिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यहीं से बन जाते हैं कि समासिक शब्द क्या होता है। तो समाज के नियमों से निर्मित, समास के नियमों से निर्मित शब्दों को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है समासिक शब्द कहा जाता है। इन्हें समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद जो विभक्तियां रहती हैं वो हट जाती हैं। जैसे रसोई के लिए घर, जब ये आपका पूरा का पूरा वाक्यांश दे रखे हैं, जब इसका समास बनाया जाएगा तो क्या बन जाएगा, रसोई घर। तो देखिए यहाँ पे कोई भी हमने जितने भी ये रसोई, ये जो शब्द था आपका के लिए, ये हट जाता है, यानी कि ये चिन्ह क्या हो जाएंगे, गायब हो जाते हैं, यानी कि विभक्तियां हट जाती हैं यहाँ से। हाथ के लिए कड़ी, तो हथकड़ी के लिए आता है। तो राजा का पुत्र, राजपुत्र, यहाँ पे का शब्द जो था वो हट जाता है, यानी कि जो विभक्तियां रहती हैं, चिन्ह जो रहते हैं वो यहाँ पे हट जाते हैं। नील और कमल, इनको एक साथ बोलना होगा, समास करना होगा, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नील कमल बनेगा। उन्हें कहते हैं हम आपके समासिक पद कहते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि विग्रह किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर हमने शब्दों को आपस में जोड़ा था, उसे समासिक पद कहेंगे। अब इन्हें हमें विग्रह करना है, तो विग्रह के लिए इस प्रकार से आएंगे शब्द। माता पिता, इनको हम जब अलग करेंगे तो किस प्रकार से होंगे, माता और पिता। तो यानी कि ये समास विग्रह कर रहे हैं, यानी कि विग्रह यानी कि लंबा वाक्य बना रहे हैं। इसके बाद है राजपुत्र, तो राजपुत्र में भी क्या है आपका, राजा का पुत्र। तो यहाँ पे भी चिन्ह के माध्यम से हमने क्या किया, आपको यहाँ पे अलग किया है यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे पूर्व पद तथा उत्तर पद का क्या महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधे ही डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर पद प्रधान है या पूर्व पद प्रधान है या अप्रधान है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले इनकी थ्योरी समझ लेते हैं कि पूर्व पद एक्चुअल में होते क्या है तथा उत्तर पद क्या होते हैं। तो सबसे पहले पूर्व पद में, तो जिस भी शब्द का जो पहला पद जो रहता है उसे हम क्या कहेंगे, पूर्व पद कहते हैं। किसी भी समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होगा और एक आपका उत्तर पद होता है। तो दूसरे पद को हम क्या बोलेंगे, उत्तर पद कहते हैं। सिंपल सा है। जैसे पूजा घर में पूछा जाएगा कि
पूरे पद क्या होगा, तो पूजा, यानी कि यहाँ पे जो पूजा और घर है, इस प्रकार से तो यह पूजा के लिए घर दो शब्दों से मिलकर बना है, तो एक पूजा है और एक आपका घर। तो पूजा आपका पूरा पद है, उत्तर पद में आपका क्या आ जाएगा, घर आ जाएगा। इस प्रकार से इनका हमें विग्रह करना है। तो विग्रह करने के लिए हमें पूरा पद और उत्तर पद का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किसमें पूरा पद है, कौन सा आपका उत्तर पद है। जैसे राजपुत्र में जो पूरा पद होगा वो आपका राज होगा और उत्तर पद क्या होगा, आपका पुत्र होगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरा पद यानी कि राज से बनता है राजा और उत्तर पद में आ गया आपका पुत्र आ गया। तो ये हमें समास विग्रह के लिए सहायता करते हैं कि पूरा पद क्या आ रहा है और उत्तर पद क्या आ रहा है। ये हमें आगे डेफिनेशन में भी पूछे जाते हैं कि पूरा पद कहाँ पे प्रधान होता है, कहाँ अप्रधान होता है, तो वो वहां पे हमें हेल्प करेंगे ये आपकी डेफिनेशन को समझने के लिए। कई बार सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कि ऐसा कौन सा समास है जहां पे आपका पहला पूरा पद आपका प्रधान होता है और उत्तर पद आपका विशेषण होता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो देखिए आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें कि समास और संधि में क्या अंतर है। अब देखिए संधि ऑलरेडी हमने टॉपिक कर लिया है। संधि में मैंने बोला था कि शब्दों को जोड़ा जाए या तोड़ा जाए, कहीं ना कहीं हम समास के अंदर भी यही तो कर रहे हैं। समास के अंदर भी हम समास विग्रह पढ़ा और समास हमने पद भी पढ़ा, यानी कि किस प्रकार से हमें उन्हें जोड़ना है, किस प्रकार से उन्हें विग्रह करना है। कहीं ना कहीं इनकी डेफिनेशन दोनों की सेम सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में अंतर है। तो देखिए अंतर क्या है, जो संधि जो रहती है इसका जो शाब्दिक जो अर्थ रहता है उसका होता है मेल करना, यानी कि इनको मिलाना। ठीक है, शब्दों को मिलाना। किंतु समास का जो शाब्दिक जो अर्थ रहता है वो है आपका संक्षेप करना, यानी कि संक्षिप्त लिखना। एक लंबा वाक्य को हमें क्या कर देना, उसे संक्षिप्त रूप से लिखना है। यहाँ पे कोई संधि नहीं की जा रही है, ना ही कोई मेल किया जा रहा है, जबकि संधि में क्या किया जाएगा, आपका मेल किया जाएगा। तो इस बात पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। संधि में अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उच्चारण के नियमों, ठीक है, उच्चारण यहाँ पे बोला है मैंने उच्चारण, यानी कि ई है आपका स्वर या फिर आपकी साउंड कैसे आ रही है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो यानी कि दोनों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो कोई ना कोई वर्णों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और कोई तीसरा वर्ण वहां पे निकल के आता है। तो ये होती है हमारे पास संधि। जैसे पुस्तक धन आल्य, तो पुस्तक धन आल्य में क्या बन जाएगा, पुस्तकालय। ये जो आ था ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका पुस्तकालय। अब देखिए यहाँ पे शब्द का अर्थ नहीं चेंज होता है, किंतु समास के अंदर अगर हम इस तरीके से करेंगे तो पूरा का पूरा आपका अर्थ ही चेंज हो जाता है। देखिए समास में क्या होता है, वर्णों के जो पद जो रहते हैं ना, स्थान, उनका महत्व रहता है। जब भी दो या दो पद आपस में मिलकर एक समस्त पद का बनाते हैं तो इनके बीच की विभक्तियों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और जब इनको तोड़ा जाता है तो उन्हें विग्रह कहते हैं। समास से बने हुए शब्दों का मूल अर्थ को भी परिवर्तित किया भी जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता है। तो ये सिंपल सी दो बातें आती हैं कि इनका जो चेंजेस आती हैं उससे पूरा का पूरा अर्थ चेंज भी हो जाएगा और कभी कभी भी आपका अर्थ भी चेंज नहीं होता। जैसे विषधर में देखिए, विष को धारण करने वाला, अगर मुझे अर्थ इसका चेंज नहीं करना होगा तो सिर्फ मैं इतना बोलूंगा, विष को धारण करने वाला। इसका मतलब क्या हुआ, विष को धारण करने वाला। तो ये मैंने इसका क्या कर दिया है, विग्रह कर दिया। अर्थात शिव को बोलते हैं, जब इसका देखो ना अर्थ चेंज हो गया, विषधर कौन होगा, शिव को बोलते हैं। नीलकंठ किसको बोलते हैं, शिव को बोलते हैं। नीलाय कंठ जिसका, विग्रह करेंगे इस प्रकार से आएगा, अर्थ चेंज हो जाएगा क्योंकि वो किसी और तीसरे पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि भगवान शिव को इंडिकेट कर रहा है। तो वो समास होते हैं, किंतु संधि विच्छेद में अर्थ कभी भी चेंज नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके समास में होता है। संधि में उच्चारण पे ध्यान रखते हैं, यहाँ पर हम पदों पे ध्यान रखते हैं कि पद किस प्रकार से जोड़े जाएंगे और यहाँ पे कोई ना कोई कारक चिन्ह साथ में आते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। तो नॉर्मली समास के जो भेद हम पढ़ते हैं वो कितने भेद पढ़ते हैं, हम आपके 6 भेद होते हैं। तो पहला है आपका अव्ययीभाव समास होता है, दूसरे नंबर पे तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। इन्हीं को हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि हमारे पास जो समास रहते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, उनके भेद कितने होते हैं। 6 भेद होते हैं, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव तथा तत्पुरुष समास। क्लियर है। इन्हें जैसे मर्जी आगे पीछे करके हम पढ़ सकते हैं, हमें बस इनके बीच का मीनिंग पता होना चाहिए, पता होना चाहिए किस प्रकार से आपके समास बनाए जाते हैं, किस प्रकार से इनका विग्रह किया जाता है। तो सबसे पहले हम द्वंद्व समास पे आते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है। तो सबसे पहले द्वंद्व समास की जो डेफिनेशन रहती है कि पूरा पद प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है, यानी कि बोलने का मतलब यह है कि दोनों पद जहां पे प्रधान हो,
अब यहाँ पे प्रधान का मतलब क्या है, यानी कि दोनों पद क्या होंगे, संज्ञा होंगी। दोनों पदों का अपना अपना अर्थ होता हो उन्हें हम प्रधान कहते हैं। ठीक है, तो दोनों पद क्या हुए, प्रधान। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा समास है जहां पे आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद जहां पे प्रधान होते हैं वो होता है आपका द्वंद्व समास। और यहाँ पे पहचान के लिए हमें योजक चिन्ह दिया जाता है, आपका इस तरीके का चिन्ह लगाया जाता है बीच में। जब इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पे हमें क्या क्या मिलते हैं आपके, या तो और मिल देगा, या अथवा पुट होगा, या फिर आपका एवं। इन शब्दों का यहाँ वहां पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जल्दी से इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं इसमें। तो देखिए द्वंद्व समास के अंदर सबसे पहले जलवायु, जल भी अपना अर्थ रखता है और वायु भी अपना अर्थ रखता है। तो दोनों पद क्या हुए, प्रधान हुए। और जब इनका विभाजन किया जाएगा तो किस प्रकार से किया जाएगा, आपका विग्रह, सॉरी, तो वो है आपका जल और वायु। तो यहाँ पे और ऑटोमेटिकली पुट हो रहा है। अपना पराया, दोनों अपना अपना अर्थ रखते हैं, अपना और पराया। पाप पुण्य यहाँ पे हेल्प करते हैं, ये आपके चिन्ह जो लगे हैं ये भी हेल्प करेंगे। कंपल्सरी नहीं है कि चिन्ह आए ही आए, ये वाला कभी कभी नहीं भी आता है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि हमेशा हाइफन लगा हो या योजक चिन्ह लगा हो तो वो हमेशा जरूरी नहीं है कि द्वंद्व समास ही होगा। उसके लिए आपको पहचान करनी है, कभी कभी वो अव्ययभाव समास भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो योजक चिन्ह से ये मत समझना कि वो आपके द्वंद्व समास है। यहाँ पे समझने की ये बात है कि ये दोनों पद क्या होने चाहिए, संज्ञा होने चाहिए, दोनों अपना अपना अर्थ रखने वाले होने चाहिए। और उनके बीच कोई ना कोई और शब्द पुट होना चाहिए, जैसे पाप और पुण्य, राधा और कृष्ण, अन्न और जल, नर नारी, नर और नारी, गुण दोष, गुण और दोष। ये सारे के सारे, इन सभी में पाप पुण्य, पाप और पुण्य, भला बुरा, भला और बुरा, या फिर भला या बुरा। राम और कृष्ण जब इनको जोड़ेंगे तो राम कृष्ण, माँ बाप में माँ और बाप, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, गाय बैल, गाय और बैल, ऋषि और मुनि। इनमें नोटिस करने वाली बात यह है कि ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, आपकी संज्ञाएं हैं। पूर्व पद भी संज्ञा है और उत्तर पद भी क्या है, आपका संज्ञा है। तो इस बात का ध्यान रखना, पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान है। प्रधान का मतलब अपना अर्थ रखने वाला, यानी कि संज्ञा होना चाहिए। तो ये चीजें आती हैं आपकी इसमें। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें इस प्रकार से भी आती हैं, जैसे कि धर्माधर्म। अब देखिए धर्माधर्म में कौन सा समास है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो धर्माधर्म में कंफ्यूज नहीं होना, इसको तोड़ के देखना है, इसका विषेद करके देखना है। तो विषेद करेंगे तो धर्म और अधर्म होता है। धर्म धन अधर्म, आपकी दीर्घ संधि है, आपकी आ रहा है ना बीच में, तो धर्म प्लस अधर्म जुड़ जाएगा, तो धर्म और अधर्म बना इसका। तो कहीं ना कहीं योजक चिन्ह ऑटोमेटिकली पुट होगा। तो धर्माधर्म में कौन सा समास रहेगा, आपका द्वंद्व समास रहेगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसी प्रकार से पापा पाप में कौन सा समास होगा, तो पापा पाप में भी आपका यही समास होगा, जैसे पापा पाप। तो पाप धन अपाप इसमें आ जाएगा आपका। लाभा लाभ में कौन सा समास होगा, लाभा लाभ में भी आपका कौन सा समास हो जाएगा, लाभ धन अलाभ, यानी कि प्लस अलाभ आ जाएगा, लाभ और अलाभ। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करनी है चीजें कि यहाँ पे कौन सा समास है। आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हुई हो कि द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में आपके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों के बीच में क्या रहती है, प्रतिस्पर्धा रहती है। ठीक है, ये दोनों ही मुख्य होते हैं, दोनों ही प्रधान रहते हैं। प्रधान का मतलब यहाँ की मुख्य शब्द, यानी कि जो मुख्य शब्द रहता हो। इसके बाद आता है हमारे पास द्विगु समास। द्विगु समास की जो डेफिनेशन रहती है कि यही इसी के नाम से हमें पता चल जाता है। द्विगु कहीं ना कहीं द्विगु हमें संख्या को इंडिकेट करता है। तो इसमें क्या होता है, आपका पहला पद संख्यावाची होता है, जबकि दूसरा पद क्या होता है, प्रधान रहता है। तो पूरा पद संख्यावाची, उत्तर पद क्या होता है, आपका प्रधान होता है। और कभी कभी दोनों पद क्या हो जाते हैं, आपके संख्यावाची इंडिकेट करते हैं, यानी कि उत्तर पद भी कभी कभी आपका क्या हो जाता है, संख्यावाची हो जाता है। तो नॉर्मली इसकी जो डेफिनेशन है तो वो इस तरीके की है कि पूरा पद आपका प्रधान है और उत्तर पद, सॉरी, पूरा पद आपका संख्यावाची है, संख्या को डिनोट करेगा, जबकि उत्तर पद आपका क्या है, प्रधान रहेगा। प्रधान यानी कि संज्ञा होगी। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे नवग्रह। अब नवग्रह, ग्रह तो आपका प्रधान है किंतु नव आपको संख्या को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि 9 ग्रहों के समूह को इंडिकेट कर रहा है। दोपहर पहर है, बट साथ में पीछे क्या लगा है आपका, कोई ना कोई संख्यावाची लगा है ना, 2, तो 2 पहर बना आपका। त्रिवेणी,
तीन बेड़ियों का समूह है, यानी कि त्री है ना, त्री आपको इंडिकेट करेगा संख्या को। तीन पंचतंत्र, तंत्र है जिस 5 तंत्रों का समूह, तो पंचतंत्र बोलेंगे उसको। त्रिलोक, लोक कितने हैं? 3 है, संख्या में 3 है आपका, तो ये इंडिकेट करेगा। शताब्दी, तो यानी कि यहाँ पे शत यानी कि 100 को इंडिकेट करेगा। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों को। त्रिकोण, 3 कोणों को। सप्ताह में आपको किसको इंडिकेट करेगा? सप्ताह में 7 है ना दिनों को। तिरंगा, 3 रंगों वाला। चतुर्वेद, चतुर्वेद में क्या आ जाएगा आपका? चतुर्वेद में आ जाएगा आपका 4 वेदों का जो समा रहा हो उसे हम बोलेंगे चतुर्वेद में। क्लियर है? आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हुई हो कि द्विगु समास क्या होते हैं। जैसे पंचवटी बोल दिया जाए, पंचवटी। अब पंचवटी में भी कौन सा समास होगा? 5 बटों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। ठीक है, साथ में दुपट्टा, दुपट्टा भी इसी पे आएगा कि दुपट्टा क्या होगा आपका? ठीक है, दुपट्टा है ना 2 पट्टों वाला। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना है। नवरात्रि, 9 रात्रों का समूह। ठीक है, इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास ये होते हैं कि पूर्व पद जिसमें संख्यावाची हो और उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? द्विगु समास कहते हैं। आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हुई हो। इतनी बात क्लियर हुई है तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास क्या होते हैं। देखिए कर्मधारय समास के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन में इस तरीके की है कि कर्मधारय समास में पूरे पद आपका क्या रहता है? आपका विशेषण होता है। पूरे पद विशेषण और उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। यहाँ पे सिर्फ यही लिखा है, तो आपने थोड़ा सा अपने बुक में लिखना है, कॉपी में साथ साथ में नोट भी बनाने हैं। पूरे पद आपका रहता है विशेषण और उत्तर पद होता है आपका प्रधान। ठीक है, तो इस तरीके का रहता है इनका। कर्मधारय समास में पूरे पद आपका विशेषण, दूसरा पद क्या होता है आपका? प्रधान। और कभी कभी दोनों पद क्या होते हैं आपके? विशेषण हो जाते हैं। दोनों पद विशेषण, कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से ये आपके विशेषण रहते हैं। तो देखिए चंद्रमुख है आपका सबसे पहले कर्मधारय समास के अंदर। तो चंद्र के समान मुख वाला, तो ये चंद्रमुख है ना, मुख तो ठीक है आपका विशेषण है। चंद्र यहाँ पे क्या आ गया? विशेषण लगा है कि चंद्र के समान। ठीक है, तो विशेषता बताई जा रही है। दही बड़ा, दही में डूबा है ना, डूबा है बड़ा। ठीक है, इस तरीके से विशेषता बताई गई है। गुरुदेव, देवों में क्या है? वो गुरु है। कमल कैसा है? चरण कमल है। चरण कमल भी आपका विशेषण बताया गया है, कमल के समान जिसके चरण हो। नील गगन, गगन कैसा है? नीला है ना, नीला है, पीला है, कैसा है? तो वो कहीं ना कहीं क्या बताया गया है? विशेषण बताया गया है। तो हमेशा ही विशेषण के लिए क्या आते हैं आपका? पहला, जैसे नील गाय मैं बोल दूं, नील गाय जब बोलेंगे तो वो कौन सा है? गाय कैसी है? नीली है, तो कहीं ना कहीं पहला पद क्या है? विशेषण है। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, तो उसके लिए आपका आ जाएगा। ठीक है, सदधर्म, धर्म कैसा है? सदधर्म है। तो कहीं ना कहीं पहला पद क्या आ रहा है आपका? विशेषण आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं विशेषण आना चाहिए। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। जैसे कि आपका नीलकंठ आ जाए, नीलकंठ में पूछा है कौन सा समास है? नीलकंठ, तो कंठ कैसा है? नीला है। नीला कंठ है, कंठ की विशेषता बताई गई ना यहाँ पे, नीला कंठ है। तो पहला पद विशेषण आ रहा है और दूसरा पद क्या आ रहा है आपका? प्रधान आ रहा है। कभी कभी दोनों ही पद क्या हो जाते हैं आपके? विशेषण हो जाते हैं। तो वो किस प्रकार से आते हैं दोनों पद आपके विशेषण? देखिए लाल पीला, लाल पीला। मैंने बोला था आपको कि जहां पर हाइफन लगा होगा तो वो कंपल्सरी नहीं है कि वो आपका द्वंद्व समास ही होगा, वो आपका कर्मधारय समास भी होता है। देखो यहाँ पे भी लाल आपका विशेषण है, पीला भी आपका विशेषण है। लाल और पीला में बताना पड़ेगा ना कि लाल क्या है और पीला क्या है। तो यानी कि आगे कोई शब्द नहीं आया है, शब्द नहीं आया है, तो ये आपका कौन सा समास होगा? आपका कर्मधारय समास कहलाया जाता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि लाल पीला आपका, या फिर छोटा बड़ा इस तरीके से आएगा। छोटा डैश आपका बड़ा, ये कोई छोटा है तो बताना पड़ेगा छोटी क्या चीज है, बड़ा क्या है ये बताना पड़ेगा आपको। तो छोटा बड़ा में क्या आएगा आपका? कर्मधारय समास है जब दोनों पद क्या होंगे? विशेषण है। छोटा विशेषण विशेषता है ना ये आपकी, इसी कारण से ये कौन सा होगा आपका? विशेषण होता है, कर्मधारय समास होगा। यानी कि पूरे पद जहां पे विशेषण, उत्तर पद प्रधान, कभी कभी दोनों पद विशेषण हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कर्मधारय समास।
इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका बहुब्रीहि समास कि बहुब्रीहि समास क्या होते हैं। तो बहुब्रीहि समास की जो डेफिनेशन रहती है कि पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों पद क्या हो जाते हैं, प्रधान हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ना तो पूर्व पद प्रधान है ना ही उत्तर पद प्रधान है, इन दोनों को छोड़कर कोई तीसरा पद क्या होगा आपका, प्रधान होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि। यानी कि खुद स्वयं का अर्थ खोकर वो कोई तीसरा अर्थ क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास कहते हैं। बस सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। जल्दी से इसके हम आपके एग्जांपल देखते हैं। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका, ठीक है, तो किसको बोलते हैं, गजानन, गणेश जी को बोलते हैं। यानी कि दोनों पद क्या हो गए आपके, अप्रधान हो गए, कोई तीसरा पद क्या हो गया आपका, प्रधान हो गया। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, किसको इंडिकेट करेगा, भगवान शिव को इंडिकेट करेगा। अभी आपका यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन क्या होगा, मुझे पता है पहले से ही आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि त्रिनेत्र, यहाँ पे संख्यावाची तो आ गए सर, कि यहाँ पे संख्यावाची आया है, आगे आपका नेत्र शब्द लगा है, तो वो तो आपका कहीं ना कहीं द्विगु समास को इंडिकेट करेगा। हाँ, ये द्विगु समास भी है, बट साथ साथ ही आपका बहुब्रीहि समास भी है। अब आप बोलेंगे कि इसमें अगर ऑप्शंस में दोनों एक साथ आ जाएं तो हमें कौन सा आंसर करना है, तो हमें हमेशा ही आंसर क्या करना है, आपका बहुब्रीहि समास करना है। इन दोनों के बीच का या फिर आपका कर्मधारय जो समास रहता है, इन तीनों के बीच का डिफरेंस मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखिए नेक्स्ट ही आपका नीलकंठ, ये हमने कर्मधारय में भी पढ़ा अभी कि नीला है कंठ जिसका, कहीं ना कहीं पहला पद विशेषण भी हुआ और उत्तर पद क्या है आपका, प्रधान भी है। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, आपका भगवान शिव के लिए यूज किया जाता है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश जी के लिए। दशानन, दशानन संख्यावाची भी आया ना, यानी कि अपना अर्थ खो दिया है इसने अब यहाँ पे। दशानन रावण को बोलते हैं। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, किसे, विष्णु जी को बोलेंगे। पीताम्बर, पीताम्बर किसके बोला जाएगा, पीले हैं वस्त्र जिसके, कृष्ण जी को बोलते हैं। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, विष्णु जी को बोला जाता है। तो इस प्रकार से हमारे क्या रहते हैं, ये आपके बहुब्रीहि समास रहते हैं। अब थोड़ा सा इनमें हम डिफरेंस भी देखेंगे, बट इससे पहले मैं आपको कुछ शब्द बताता हूं। जैसे पंकज, पंकज भी आपका कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। यानी कि पंख में पैदा होने वाला, पंख होता है कीचड़, कीचड़ का मतलब होता है पंख आया, या मैं लिख देता हूं पंख में पैदा होने वाला, पंख में पैदा होने वाला, यानी कि कीचड़ में पैदा होने वाला क्या आएगा आपका, कमल के लिए आता है पंकज। तो किसका पर्यायवाची हुआ ये आपका, कमल का पर्यायवाची हुआ, तो वो कौन सा समास होगा आपका, बहुब्रीहि। यानी कि जिनका पर्यायवाची संभव हो, सीधी सी बात है, जिनका पर्यायवाची संभव होगा वो कौन से समास होंगे, आपके बहुब्रीहि समास होंगे। तो बस इतनी सी बात आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है अपने। इसके अलावा अनहोनी, अब देखिए अनहोनी किस में आएगा आपका, इसी में आता है अनहोनी भी। तो ये शब्द आ चुका है कई बार एग्जाम में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से नोट डाउन करवा रहा हूँ ये। तो अपनी नोटबुक के अंदर आपने यह क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। अनहोनी यानी कि न होने वाली कोई घटना, यानी कि कोई विशेष घटना के लिए आता है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है कोई विशेष घटना। निशाचर क्या होते हैं, निशाचर भी इसी में आएंगे, क्योंकि निशाचर का पर्यायवाची संभव है, यानी कि रात्रि में निशा होती है रात्रि, रात्रि में विचरण करने वाले, यानी कि राक्षस, राक्षस का पर्यायवाची शब्द है। एक और शब्द है आपका मृगनयनी, ये भी कई बार आया है, मृगनयनी। तो मृग के समान नयन है जिसके, यानी कि हिरण के समान नयन है जिसके, मृग नयन है। ठीक है, मृग का मतलब क्या है आपका, हिरण, हिरण के समान नयन है जिसके, तो वो होती है एक सुंदर स्त्री को बोला जाता है मृग नयनी। ठीक है, अब थोड़ा सा इनका बीच का डिफरेंस देखते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर देखते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो कर्मधारय समास में एक पद आपका विशेषण होता है, ठीक है, यानी कि पूरा पद विशेषण है और उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और कभी कभी दोनों पद क्या हो जाते हैं, आपके विशेषण हो जाते हैं। किंतु बहुब्रीहि समास में तो दोनों ही पद क्या हो जाते हैं, आपके अप्रधान होते हैं। ना तो एक का अर्थ वो साथ में रखता है, ना ही दूसरे का, वो कोई तीसरा ही अर्थ देता है। जैसे चक्रधर में आते हैं, चक्र को धारण करता है, तो अर्थात श्री कृष्ण को बोला जाता है। ठीक है, अब नीलकंठ है, नीला है जो कंठ, सिर्फ कंठ के ही बारे में अगर हम बात करें, अगर मुझे नीलकंठ में सिर्फ आपके कंठ के बारे में ही बताना है, तब मैं यूज करूंगा। जैसे होता है ना कि कई बार हमने रंग लगा लिया होता है, या फिर अदर पीला जो भी है आपका, तो नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ,
बस इतना है, नीला है जो कंठ, इतना बोला जाए। किंतु जैसे ही मैं बोलूंगा कि नीला है कंठ जिसका, तो किसको इंडिकेट करेगा? तो एक ही व्यक्ति है जिनको ये इंडिकेट किया जाता है, वो है आपका बहुव्रीहि समास। लंबोदर यानी कि जिसका लंबा पेट होगा उसी को बोलते हैं लंबोदर। तो मोटे पेट वाले को हम क्या बोलेंगे? लंबोदर। तो नॉर्मली इस तरीके से अगर हमें सेंस देना होगा तो हम यूज करेंगे आपका कर्मधारय। लंबोदर में क्या आ जाएगा आपका? लंबा है उदर जिसका, गणेश जी को बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन से किसके लिए यूज किए जाते हैं, बट आपने हमेशा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे नीलकंठ पूछा जाए, नीलकंठ में कौन सा समास है? और आपको ऑप्शन दिया है कर्मधारय, ऑप्शन बी दिया है आपको बहुव्रीहि, ऑप्शन सी दिया है आपका द्विगु। तो पहली बात तो ये कि द्विगु समास नहीं है, ये आपका नीलकंठ कर्मधारय भी है और आपका बहुव्रीहि समास भी है। अगर दोनों ऑप्शंस में दे रखे हैं तो हमेशा ही आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? आपका बहुव्रीहि समास रहेगा। इन सभी के लिए हमेशा आपका जिसका पर्यायवाची संभव होगा तो उसके लिए हमें कौन सा आंसर करना है? हमेशा ही बहुव्रीहि समास करना है। अगर बहुव्रीहि समास अगर ऑप्शंस में नहीं होगा तब हम कौन सा समास करेंगे? आपका कर्मधारय समास करेंगे। कब करेंगे? जब ये ऑप्शंस में नहीं होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसी कारण से मैंने ये कर्मधारय और बहुव्रीहि समास का बीच का आपको डिफरेंस समझाया है कि क्यों इंपॉर्टेंट है आपका कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। यहाँ पे कंफ्यूजिंग होती है और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो कंफ्यूजिंग वाला आता है, द्विगु और बहुव्रीहि समास के बीच का अंतर। तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद आपका प्रधान होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। कोई तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह होता है द्विगु समास, जबकि चतुर्भुज विष्णु जी को भी बोलते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये द्विगु भी है, कहीं ना कहीं आपका बहुव्रीहि भी है। यानी कि पहला पद संख्या को भी इंडिकेट कर रहा है और कहीं ना कहीं ये हमारा किसको इंडिकेट करेगा? भगवान विष्णु को भी इंडिकेट करेगा। तो देखिए यहां पर भी सेम है कि पूछा जाए कि द्विगु समास किसमें रहेगा आपका, ठीक है, तो यानी कि दशानन, जैसे दशानन में पूछ लिया जाए कि दशानन में कौन सा समास है, ऑप्शन ए आपको यहाँ पर भी द्विगु मिले और ऑप्शन बी में आपको बहुव्रीहि मिले, तो हमेशा आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? हमेशा बहुव्रीहि समास रहेगा। जब दोनों ऑप्शन एक साथ, क्योंकि दशानन में 10 है आनंद जिसके रावण को भी इंडिकेट करेगा और 10 आनंदों का समूह भी हमको किसको इंडिकेट करेगा? यानी कि संख्या को भी इंडिकेट कर रहा है ना, साथ में द्विगु भी है। तो इस कंडीशन के लिए हमेशा जो प्रेफर दी जाती है बहुव्रीहि को ही प्रेफर दी जाती है, यानी कि बहुव्रीहि समास होगा। जब आपका बहुव्रीहि समास ऑप्शंस में नहीं होगा तब हमारा आंसर क्या होगा? आपका द्विगु समास होगा। इसके बाद है हमारे पास अव्ययभाव समास। की अव्ययभाव समास क्या होते हैं? तो अव्ययभाव समास में कि पहला पद क्या होता है? आपका कोई ना कोई अवयव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका अव्ययभाव समास कहते हैं। यानी कि पूरा पद क्या होगा? आपका अवयव होता है और उत्तर पद आपका क्या होगा? प्रधान होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुई है कि पूरा पद प्रधान नहीं होता है, पूरा पद आपका अवयव होता है, अवयव होता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, अगर प्रधान बोला तो आगे दिया भी था कि अवयव हो और वो क्या हो? आपका अवयव हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अवयव का मतलब होता है कोई ना कोई उपसर्ग लगा हो। अवयव का मतलब क्या है? उपसर्ग। तो यहाँ पे सीधी सी बात याद रखनी है कि अव्ययभाव समास में उपसर्ग जुड़ते हैं। कौन कौन से उपसर्ग जुड़ते हैं आपके? तो आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर तथा या यावत जैसे आपके क्या जुड़ते हैं? आपके उपसर्ग जुड़ते हैं। कभी कभी यहाँ पे हाइफन जैसे वर्ड भी लगते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले हाइफन वर्ड भी जुड़ते हैं। अब ये हाइफन योजक चिन्ह है, हम डायरेक्ट वहां पे द्विगु समास नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे हमने पढ़ा ना माता पिता रात दिन हाइफन वाला पढ़ा है, किंतु वो दोनों पद प्रधान है। यहाँ पर एक पद क्या है? आपका आपका अवयव है और दूसरा पद आपका प्रधान है। और कभी कभी दोनों पद क्या हो जाते हैं आपके यहाँ पे, यानी कि सिंपल सा बोला जाए कि एक पद रिपीट हो जाए सेम वैसे का वैसा, एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों मिलकर अवयव की तरह प्रयोग हो, तो वहां पर भी आपका कौन सा होता है? अव्ययभाव समास, यानी कि शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए। ठीक है, तो वो भी आपका क्या होगा? अव्ययभाव समास होगा। जैसे धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, साफ साफ, ये सारे के सारे आपके क्या है? अव्ययभाव समास रहते हैं। तो जल्दी से इनके एग्जाम्पल देखते हैं। यथाशक्ति, अब देखो यथा, प्रति, अनु, ये सारे के सारे आपके क्या है? अव्ययभाव समास के उपसर्ग हैं। तो यथाशक्ति
शक्ति के अनुसार, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, इसका यथा शब्द लगा है, उपसर्ग लगा है। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन यानी कि प्रत्येक दिन। आ जन्म, आज तथा जन्म लग हो जाएंगे। घर घर, रिपीट हो गया, रातों रात रिपीट हो गया। मरण में अ उपसर्ग लगा है। निर्भय में नी उपसर्ग लगा है। अनुकूल में अनु उपसर्ग लगा है। ठीक है, अनुकूल में अनु उपसर्ग लगा है। अब अनुकूल वैसे यहाँ पे नहीं आएगा, ये गलत है। यहाँ पे ये आपका नन तत्पुरुष समास होता है, अनुकूल। ठीक है, हाँ ये आपका इसमें दिया है, इसमें आता है, हाँ सॉरी, अन आता है आपका आपका तत्पुरुष समास में, और आपका अनु आता है तत्पुरुष समास में। नहीं ठीक है, ये आपका भरपेट बिल्कुल सही है। भर आपका उपसर्ग दे रखा है, भरपेट। बेशक, बे आपका उपसर्ग है, यहाँ पे नहीं दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपने नोट डाउन करना है। बे, ये भी आपका कहाँ पे आता है, आपका अव्ययभाव समास में आता है। खूबसूरत, अब देखिए खूबसूरत में भी ये पहला पद क्या है आपका, खूबसूरत में पहला पद आपका क्या रहेगा, अवयव है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका अवयव आपको इंडिकेट करेगा। इसके अलावा कुछ और भी है। हर घड़ी, अभी हर घड़ी में भी मैंने बताया हर आपका उपसर्ग होता है। भर, प्रत्यक्ष में, अब देखिए प्रति, इसका थोड़ा सा विषेद करके देखेंगे। प्रतिधन आपका अक्ष है, तब बनेगा आपका प्रत्यक्ष। ई में अ जोड़ेंगे, य बनेगा। बेकाम में अभी मैंने बोला बे। लाजवाब में ला याद रखेंगे, जवाब आपका एक शब्द है। डर, नी, फिर विवाद आपका नी आ जाएगा। धड़क में आपका बी यहाँ पे आ जाएगा। दाग में बे, वफा में बे, चैन में बे, ना, समझ में, नालायक में आपका न है, ना, काम में आपका नी, निसंदेह में, संदेह में, लगाम में वे लगा है, ना में बे लगा है। हाथों हाथ रिपीट हुआ। अब रात भर, अब भर पीछे दिया है। ठीक है, बखूबी, वैसे बेखूबी है आपका। ठीक है, इस तरीके से आपके अव्ययभाव समास रहते हैं। इसके बाद रहता है हमारे पास तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या होते हैं, तो तत्पुरुष समास में पूर्व पद सहायक होता है और उत्तर पद आपका क्या होता है, प्रधान होता है। उसे हम क्या कहेंगे, आपका तत्पुरुष समास कहते हैं। और जब भी इन पदों के बीच में क्या होता है कि कोई ना कोई कारक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी कि हट जाते हैं। जब इनका विग्रह करेंगे तो कोई ना कोई आपका क्या लग जाएगा, कोई ना कोई कारक चिन्ह वहां पे लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे धर्म का ग्रंथ क्या बनेगा, धर्म ग्रंथ बनेगा। राजा का कुमार, राजकुमार। तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत। राजपुत्र के लिए क्या बन जाएगा, राजा का पुत्र, यानी कि विग्रह जब करेंगे राजा का पुत्र आपका इस तरीके से बन जाएगा। राज रानी के लिए क्या बन जाएगा, राजा की रानी। राजपुत्र भी हमने अभी पढ़ा। इसी प्रकार से घुड़सवार, घोड़े पर सवार। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। ये सारे के सारे विग्रह करेंगे तब आपका कोई ना कोई यहाँ पे कारक चिन्ह। तत्पुरुष समास में क्या है, आपका पूर्व पद सहायक है। तो ये जो राजा है ये आपका सहायक है उत्तर पद के लिए, यानी कि उत्तर पद यहाँ पे प्रदान होता है, पूर्व पद सहायक ही होता है। अब इसमें भी याद रखिएगा कि क्या होता है कि इसमें कर्ता और आपका संबोधन कारक होता है, इनको छोड़कर जितने भी 6 कारक रहते हैं उनके यहाँ पे जो चिन्ह जो लगे होते हैं उनका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। किसमें, दूसरे पद के प्रधान बनाने में या उसको प्रधान बनाने में, क्योंकि पूरा पद क्या रहेगा आपका, सहायक रहेगा यहाँ पे। तो देखिए जल्दी से में हम चलते हैं कि नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास। अब इनको थोड़ा सा अलग करके भी पढ़ते हैं। जैसे ग्रंथकार, तो ग्रंथ को लिखने वाला उसको बोलेंगे ग्रंथकार। ठीक है, तो यानी कि कर्म, अब कर्ता वाला कोई भी नहीं आता है आपका, हमेशा विभक्ति जो होती है समास के अंदर वो कर्म से स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या है, आपका को चिन्ह लगता है, हमने ऑलरेडी आपके कारक चिन्ह पढ़े हैं। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ कर्म तत्पुरुष समास है। को चिन्ह से विभक्ति आपकी अलग होगी। ग्रंथकार में ग्रंथ को लिखने वाला। इसके बाद है आपका करण तत्पुरुष में, तो करण तत्पुरुष में हमने पढ़ा है से या फिर आपका के द्वारा आपका आता है, से या के द्वारा, ये कारक चिन्ह यहाँ पे लगता है। तो वाल्मीकि रचित है, यानी कि वाल्मीकि के द्वारा रचित, तो ये आपका रहेगा। संप्रदान में को के लिए आता है, तो सत्याग्रह, सत्य के लिए ग्रह आ जाएगा। अपादान में से होता है, यानी कि अलग होने के लिए आता है कारक चिन्ह, तो यहाँ पे जो समास रहेगा अगर से चिन्ह लगा होगा अपादान से। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट आ जाएगा आपका। संबंध का के आ जाते हैं, तो राजसभा, राजा की सभा। लास्ट जो आता है आपका पास अधिकरण तत्पुरुष समास आता है, तो उसमें आता है मैं और पर, तो ये होते हैं आपके मैं और पर आपके अधिकरण तत्पुरुष समास। जल समाधि, जल में
समाधि। तो यहाँ पर भी क्या लगा है आपका तत्पुरुष समास लगाया गया है। कुछ और भी हैं जैसे कि गिरह, तो गिरह को काटने वाला, स्वर्गवास स्वर्ग को वास, मन चाहा मन से चाहा, रसोई घर रसोई के लिए घर, यानी कि कोई ना कोई कारक चिन्ह आएगा। देश निकाला देश से निकाला। अब देखिए मार्ग व्यय है तो मार्ग में व्यय, ऋण मुक्त है तो ऋण से मुक्त, गंगा जल गंगा का जल, नगरवास में क्या आ जाएगा नगर में वास। तो मैं जो लगा है वो किस में लगा है, मैं चिन्ह है का नगर में वास। आप बीती यानी कि आप पर बीती। अब कुछ समास के भेद भी हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो समास के 3 भेद हैं आपके तत्पुरुष समास के, तो वो है एक आपका नन तत्पुरुष समास है, एक है आपका प्रादि तत्पुरुष समास, एक है आपका अलूक तत्पुरुष समास। नन तत्पुरुष समास में हमेशा ही नकारात्मकता का बोध होता है, इसी कारण से यहाँ पे अ तथा अन उपसर्ग लगते हैं। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि उपसर्ग हमेशा ही अव्ययभाव समास में लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आपके तत्पुरुष समास में भी आपके क्या लगते हैं, आपके ये लगाए जाते हैं, आपके उपसर्ग लगते हैं। जैसे अ और अन 2 ही उपसर्ग लगते हैं नन तत्पुरुष समास में, और ये दोनों ही आपके कहीं ना कहीं नकारात्मकता को इंडिकेट करते हैं। अब देखिए असभ्य है आपका, असभ्य में क्या जाएगा आपका न सभ्य, सभ्य में क्या लगा है अ, यानी कि जो सभ्य ना हो। अनादि यानी कि जो आदि ना हो, अ लग जाएगा। संभव यानी कि असंभव हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं नकारात्मकता को। अंत में अ लग जाएगा तो क्या बन जाएगा अनंत बन जाएगा। अब वैसे ही अन भी कहीं ना कहीं हमें क्या करेगा नकारात्मकता को इंडिकेट करेगा। देखा अनदेखा, अनसुना, अनकहा, अनहित, अनबोला, अनबन, या अशुद्ध होगा, अविवेक होगा, असमर्थ होगा, यानी कि अ या फिर अन वहां पे लगता है। जहां पे कंफ्यूजिंग होती है अनु में, अनु आपका अव्ययभाव समास में, आ आपका अव्ययभाव समास में होता है। यहाँ पे अ है तथा अन है, तो इन दोनों का कंफ्यूजिंग होता है, तो इन दोनों का ध्यान रखना है कि आ कहाँ पे है और अनु कहाँ पे है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखने हैं। प्रादि तत्पुरुष समास में प्र उपसर्ग लगता हो जहां पे, उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं, बिल्कुल आसान है। प्रमाण, मान आपका एक शब्द है उसमें क्या लगा है आपका प्र उपसर्ग लगा है। चलित आपका एक शब्द है उसमें क्या लगा है आपका प्र उपसर्ग लगा है। में आपका एक शब्द है जिसमें क्या लगा है आपका प्र उपसर्ग लगा है। प्रखर, खर आपका एक शब्द है उसमें क्या लगा है आपका प्र उपसर्ग लगा है। प्र उपसर्ग लगा हो वो भी आपका तत्पुरुष समास होता है। कौन सा भेद है, प्रादि तत्पुरुष समास। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है वो है आपका तत्पुरुष समास है, आपका अलूक तत्पुरुष समास। इसमें जो आता है युधिष्ठिर, ठेकेदार, शुभंकर, धनंजय तथा मनसिज। तो ये ध्यान रखना कि ठेकेदार, शुभंकर, धनंजय तथा मनसिज किस में आते हैं, आपके अलूक तत्पुरुष समास में आते हैं। इस प्रकार से तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, और हमने तीनों ही पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से समास रहते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका तत्पुरुष समास। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमेशा ही जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें करना होता है, तो तत्पुरुष समास सबसे एंड में वाला ऑप्शन होता है। यानी कि कोई वर्ड दिया होगा, अगर वो कहीं पर भी पुट नहीं हो रहा है तो वो कहाँ पे पुट होगा, आपका तत्पुरुष समास के अंदर पुट होगा, और वो भी कहाँ पे अलूक तत्पुरुष समास में है। यानी कि इसके अलावा यहाँ पर और भी चीजें आ जाती हैं जो कहीं पर भी पुट ना होती हों। सिंपल सी बात है। धनंजय कहीं पर भी पुट नहीं होगा, आपके जितने भी समास पढ़े हैं, ना ये द्वंद समास होगा, ना बहुब्रीहि है, ना अव्ययभाव है, ना कर्मधारय है, ना द्विगु है। यानी कि कहाँ पे आएगा, तत्पुरुष समास में आएगा। तत्पुरुष समास में भी कहाँ पे आपका अलूक तत्पुरुष समास के अंदर आएगा। इस प्रकार से हमने पूरा आज का टॉपिक कंप्लीट किया कि समास क्या होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। हमने द्विगु समास तथा आपका बहुब्रीहि समास के बीच का डिफरेंस पढ़ा, तथा साथ ही हमने कर्मधारय के बीच का भी समास के बीच का अंतर पढ़ा। हमने पद पढ़े तथा विग्रह भी साथ में पढ़े कि क्या होते हैं। इस प्रकार से आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।